तो गाइस, वेलकम टू अनलॉक विद यूपीएससी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग फिर अपना दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट का जो बचा हुआ चैप्टर था, हमने पर्यावरण पढ़ा था और पर्यावरण का कुछ भाग जो है वो बच गया था, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। तो हमने पर्यावरण के आधारभूत संरचना के आधारभूत संरचना के आधार पे बेसिकली पर्यावरण के 3 प्रकार पढ़े थे। पर्यावरण के 3 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से 3 प्रकार थे? तो पहला था भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण, या इसको जो है भौतिक पर्यावरण को अजैविक भी कहते हैं, अजैविक पर्यावरण। और सेकंड था जैविक पर्यावरण। और गाइस थर्ड लास्ट था ऊर्जा। ये तीनों क्या थे? ये आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण के संगठक है, कंपोनेंट है। ठीक है। अब इसमें भी 3 कंपोनेंट थे। भौतिक में बेसिकली 3 प्रकार के पर्यावरण आते हैं, जो कि निम्न है। नंबर 1 पे आता है जल पर्यावरण, और नंबर 2 पे आता है स्थल पर्यावरण, और नंबर 3 पे आता है वायु पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में 2 प्रकार के आते हैं। एक आता है वनस्पति, और दूसरा आता है प्राणी या जीव। और ऊर्जा पर्यावरण में बेसिकली 3 प्रकार आते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ऊर्जा में बेसिकली 2 प्रकार कहते हैं हम, सॉरी। एक आता है प्रकाश और दूसरा आता है तापमान। ये सभी कंपोनेंट है, जिनमें से हमने भौतिक पर्यावरण के बारे में एक जनरल दृष्टिकोण से पढ़ाई कर ली थी, जैविक पर्यावरण के बारे में पढ़ी थी, हमने प्रकाश का कुछ पार्ट पढ़ा था, और अभी तापमान हमारा रिमेन्स है। तो गाइस चलिए अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं ऊर्जा पर्यावरण। ऊर्जा ये पर्यावरण का एक संगठक है। ऊर्जा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 भाग गाइस? एक था प्रकाश और दूसरा था तापमान। तो जो प्रकाश होता है सॉरी गाइस, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश EMW के फॉर्म में होता है। EMW क्या है? अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। EMW के फॉर्म में होता है, और इसमें हमने 7 प्रकार की तरंगों के बारे में पढ़ा था। 7 प्रकार की तरंगों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक था दृश्य तरंग, जिसको विजुअल लाइट कहते हैं। और विजुअल लाइट में ही 7 कलर होते हैं, जिनकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। इसी में से एक तरंग के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि होती है पराबैंगनी किरण। जो कि क्या होती है? पराबैंगनी किरण या तरंग। और इस पराबैंगनी तरंग को हम बेसिकली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो पराबैंगनी तरंग को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और इस तरंग को जो ओजोन परत है, ओजोन परत के द्वारा इसका अवशोषण हो जाता है। ओजोन परत के द्वारा इसका अवशोषण हो जाता है। अवशोषण का मतलब कि ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी तरंगों को सोख लेती है। तो पराबैंगनी तरंगें बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? तो नंबर 1 पे UVA, नंबर 2 पे UVB, और नंबर 3 पे UVC। तो इसमें जो है UVB और UVC ये सबसे ज़्यादा खतरनाक तरंगें होती हैं। और UVC तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो तरंग होती है, और UVB भी प्राणियों के लिए बहुत हार्मफुल होती है। लेकिन UVA उतनी हार्मफुल नहीं होती है। और जो है, अगर तरंग दैर्घ्य की लंबाई की बात करें तो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य का अवशोषण होता है। कितने की? 100 से लेके 400 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य का अवशोषण जो है ओजोन परत में आसानी से हो जाता है। ओजोन परत में आसानी से हो जाता है। तो गाइस आप इसको एक बार फिर से देख लो। ये हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा। प्रकाश EMW के फॉर्म में होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसमें हमने 7 तरंगों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक तरंग थी पराबैंगनी किरण या तरंग, जिसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B और अल्ट्रावायलेट C। जिसमें से अल्ट्रावायलेट B और C बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं, खतरनाक किरणें हैं, जो कि पर्यावरण, हमारे परिवेश और हमारे मानव और प्राणियों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। उसके अलावा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण जो है वो ओजोन द्वारा होता है, ओजोन परत द्वारा होता है। और ये ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ये तो प्री में आ सकते हैं, प्री के अकॉर्डिंग फैक्ट्स की बात कर सकते हैं।
अगर इससे मेंस में क्वेश्चन बनेगा तो कैसे क्वेश्चन बन सकता है? मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से संस्थाएं जो है वो ओजोन परत के संरक्षण हेतु काम कर रही हैं, ओजोन परत के संरक्षण हेतु कार्य कर रही हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। या फिर वैश्विक तापन एक समस्या है और इस वैश्विक तापन के निदान के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या प्रयास किए गए हैं, और इसका वैश्विक तापन का प्रभाव क्या है, और वो प्रभाव जो है ओजोन परत को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और अगर प्री में पूछता है तो प्री में स्टेटमेंट दे देगा कि ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाई जाती है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC या HCFC, ये सब इनमें से कौन सी गैसें, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें हैं जो कि ओजोन परत के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप गाइस कि मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ओवर राइटिंग कर दी है, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम प्रकाश का प्रभाव पढ़ते हैं। हमने प्रकाश के बारे में जो बची हुई चर्चा थी वो कर ली। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का प्रभाव पौधों के ऊपर। चूँकि हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे और किसी भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, टाइम चाहे जितना लगे। गाइस यहाँ पे टाइम देख के अगर आप आए हैं तो बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि हम आराम से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। तो प्रकाश का प्रभाव पौधों पर कैसे होता है? नंबर 1, प्रकाश का मूल स्रोत जो है वो सूर्य है और सूर्य जो है वो प्राइमरी स्रोत है प्रकाश का। अब प्रकाश जो पौधे जो है वो प्रकाश को प्राप्त कर क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो CO2 का यूज़ करते हैं और O2 को छोड़ते हैं, मतलब O2 को निष्कासित करते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इस भोजन का कुछ पार्ट जो है वो अपने श्वसन क्रिया के लिए रख लेते हैं, और कुछ पार्ट जो है वो अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं ऊर्जा के रूप में। और इसी ऊर्जा का उपयोग जो है प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। चूँकि हम पहले ही बात कर चुके हैं, पौधे क्या हैं? पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा वो पौधों का उपभोग करेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो प्रकाश का पौधे उपयोग करते हैं वो नंबर 2, प्रकाश का पौधे जो उपयोग करते हैं वो और बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे फलन में, बीज अंकुरण में, नंबर 3 पुष्पन में, नंबर 4 पादप वृद्धि में। तो ऐसी कई सारी क्रियाओं को करने के लिए पौधे प्रकाश का उपयोग करते हैं। और गाइस एक नोट है कि अगर प्राणियों की बात करें तो प्राणी जो है अपने शरीर को गर्म रखने में और इसके अलावा प्रवासन को जो है वो प्रकाश निर्धारित करता है। कैसे निर्धारित करता है? प्रवासन का मतलब होता है माइग्रेशन को प्रकाश कैसे निर्धारित करता है? तो आपने साइबेरियन क्रेन का नाम सुना होगा। साइबेरियन क्रेन क्या है? एक पक्षी है जो रूस के साइबेरिया से राजस्थान में आते हैं उड़ के। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि रूस में साइबेरिया में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, टेम्परेचर इतना कम हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और जिसकी वजह से ये साइबेरियन क्रेन यहाँ पे राजस्थान में आते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इंफ्रारेड बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, और इंफ्रारेड के कम मात्रा में प्राप्त होने से वहाँ का वातावरण जो है वो ठंडा ही रह जाता है। ओके गाइस, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब प्रकाश का जलीय तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश का जलीय तंत्र पर प्रभाव। देखिए वीडियो बड़ा है, बट आपको अगर एक एक पॉइंट क्लियर होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से एक इमेज पूरे चैप्टर की आप अपने दिमाग में तैयार कर पाएंगे। आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे तत्काल प्रभाव वाली जैसी कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए आपको लगातार मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आपको भी मेरे लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, प्रकाश का जलीय तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जलीय तंत्र का मतलब होता है कि वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, वाटर बॉडीज़ जैसे झील हो गया,
समुद्र हो गया, तालाब हो गया, इनको, तो इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम वेधन क्षमता की बात करें, वेधन क्षमता की बात करें, तो वेधन क्षमता के आधार पर हम झीलों को 3 भागों में बांट सकते हैं। झीलों को 3 भागों में बांट सकते हैं। झीलों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, 1, 2 और 3। 3 भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है वेलांचल क्षेत्र, वेलांचल क्षेत्र, वेलांचल क्षेत्र को लिटोरल जोन भी कहते हैं, LITTORAL, लिटोरल जोन भी कहते हैं। दूसरा होता है सरोजाबी क्षेत्र, सरोजाबी क्षेत्र, और तीसरा होता है गहरा क्षेत्र, गहरा क्षेत्र। तो हम वाटर बॉडीज़ को या फिर झीलों को 3 भागों में हम बेसिकली डिवाइड करते हैं प्रकाश वेधन क्षमता के अनुसार। तो वेधन क्षमता का मतलब होता है पेंटिलेशन, पेंटिलेशन के अंतर्गत हम झीलों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं कि प्रकाश जो है, ये सूरज है अगर हमारा, और ये हमारी सरफेस है, वाटर बॉडी है, वाटर सरफेस है, तो इस सूरज की रोशनी जो है वो कितनी अंदर तक आ रही है, कितनी अंदर तक आ रही है इस वाटर बॉडी के अंदर तक, सरफेस से, तो इसी को कहते हैं वेधन क्षमता की। प्रकाश जो है इस सरफेस को वेध के मतलब छेद के, इस पे छेद के कितना अंदर तक जा रहा है, ठीक है गाइस। तो जितना अंदर तक जाएगा उतनी वेधन क्षमता ज़्यादा होगी। बेसिकली एक क्राइटेरिया डिसाइड है कि ज़्यादातर इतने ही एवरेज क्राइटेरिया में प्रकाश रहता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम, मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, बट आप एडजस्ट कर लेना। ये हो गई ज़मीन और ये हो गया ये, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। इस डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्थल, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा स्थल हो गया, और हमारा ये क्या हो गया, नित स्थल हो गया, और ये हमारा हो गया स्थल। अब यहाँ से लेकर के यहाँ पे जो है क्या, कौन सी वनस्पतियाँ उगेंगी, जड़ युक्त वनस्पतियाँ उगेंगी, जो कि ज़्यादातर पानी से बाहर निकली रहेंगी और कुछ पानी के अंदर डूबी भी रहेंगी, पानी के अंदर कुछ वनस्पतियाँ डूबी भी रहेंगी। तो ये जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, वेलांचल क्षेत्र, वेलांचल क्षेत्र, ओके गाइस। उसके बाद जो खुले पानी का क्षेत्र होगा, जैसे कि ये वाला क्षेत्र, ये खुले पानी का क्षेत्र है, तो यहाँ तक के भाग को हम कहेंगे सरोजाबी क्षेत्र। यहाँ तक के, जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया है, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, इस क्षेत्र को कहेंगे सरोजाबी क्षेत्र, सरोजाबी क्षेत्र। लिम्नेटिक जोन कहेंगे, सरोजाबी क्षेत्र को कहते हैं लिम्नेटिक जोन। और उसके बाद इस वाले भाग को, ये जो अंदर वाला है भाग, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे गहरा क्षेत्र, गहरा क्षेत्र, इसको हम लोग कहेंगे एबेशल जोन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, एबेशल जोन, ठीक है गाइस। तो ये हो गया एक झील का प्रकाश की वेधन क्षमता के अनुसार जो है, ये एक डायग्राम हो गया कि प्रकाश की वेधन क्षमता के अनुसार झील के 3 प्रकार होते हैं। झील में 3 क्षेत्र हो सकते हैं, कह सकते हैं वेलांचल क्षेत्र, सरोजाबी क्षेत्र और गहरा क्षेत्र। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और वैसे अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है वो सतह से 200 मीटर अंदर तक जाता है। एक नोट कर सकते हैं हम, नोट कि प्रकाश जो है वो सतह से 200 मीटर अंदर तक जा सकता है। मतलब प्रकाश की वेधन क्षमता जो है, प्रकाश की वेधन क्षमता वो 200 मीटर तक है। ओके, थैंक यू गाइस। अब चलते हैं तापमान की तरफ। अगर हम तापमान को पढ़ लेंगे तो हमारा ये ऊर्जा वाला एरिया ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं तापमान की तरफ। तापमान क्या है, तापमान किसी भी चीज़ को गर्म या ठंडा करता है। तापमान किसी भी चीज़ को गर्म या ठंडा करने का परिणाम है। और तापमान को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो उसमें से एक कारक है धरातली गुण। धरातली गुण से क्या तात्पर्य है कि जो सरफेस बॉडी है, जो बॉडी की सरफेस है, अगर वहाँ पे हिम होगी, पूरी सरफेस हिम से ढकी होगी, तो वो ज़्यादातर तापमान को ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है धूप या प्रकाश को
परावर्तित कर देगी, परावर्तित कर देगी। तो इसकी वजह से उस हिम बॉडी पे तापमान कैसा रहेगा, तापमान कम रहेगा। लेकिन अगर हिम की जगह पे हम बात करें रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में जो है वो तापमान जो है वो ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेगिस्तान की जो बॉडी है वो ताप संग्रह करती है, वो ताप संग्रह का कार्य करती है। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। और तापमान जो है वो वनस्पतियों का भी निर्धारण करता है, वनस्पति का भी निर्धारण करता है। जैसे कम तापमान वाले क्षेत्र में वनस्पतियाँ बिल्कुल ज़्यादा नहीं होंगी और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में भी वनस्पतियाँ नहीं होंगी। लेकिन एक संतुलित तापमान वाले क्षेत्र में, एक संतुलित तापमान वाले क्षेत्र में वनस्पतियाँ अधिक होंगी। और अगर एक अन्य पॉइंट की बात करें, एक दूसरे पॉइंट की बात करें, तो होता है तापमान ह्रास दर किसे कहते हैं, तापमान ह्रास दर किसे कहते हैं। देखिए, जब हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात करते हैं वर्टिकल की, तो 1000 मीटर जाने पे, 1000 मीटर ऊपर जाने पे कितने सेल्सियस तापमान की कमी होती है गाइस, तो 1000 मीटर की ऊंचाई जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान की कमी होती है। ठीक है, तो ये फैक्टर भी जो है वो तापमान को प्रभावित करता है। इसके अलावा अक्षांश भी तापमान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हर जगह पे सभी अक्षांशों पे तापमान एक जैसा नहीं होता है। तो गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तापमान गर्म या ठंडा करता है, धरातलीय गुण इसको प्रभावित करते हैं, तापमान की ह्रास दर इसको प्रभावित करती है और अक्षांश प्रभावित करते हैं। तापमान के अनुसार वनस्पतियों का आधार भी बदल जाता है, वनस्पतियों का प्रकार भी बदल जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा तापमान में वनस्पतियाँ जो हैं वो बहुत कम पाई जाती हैं, जैसे रेगिस्तान हो गया, और कम तापमान में भी वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। हमने पढ़ा कि झील वेधन क्षमता के अनुसार झील 3 प्रकार की होती हैं, वेलांचल झीलें, सरोजाबी झीलें और गहरा क्षेत्र। इस डायग्राम के माध्यम से हमने ये भी पढ़ा कि वेलांचल, सरोजाबी और गहरा क्षेत्र क्या होता है। इसके अलावा हमने प्रकाश का जलीय तंत्र पर प्रभाव पढ़ा, इसके अलावा हमने प्रकाश का प्रभाव पौधों पर पढ़ा, और जिसमें हमने ये पूरी चीज़ें पढ़ी। उसके अलावा हमने प्रकाश के बारे में थोड़ा सा और पढ़ा था, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज के 3 प्रकार होते हैं, अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी, और इन तीनों प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा। तो गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग ऐसे ही रेगुलर वीडियोस देखते रहिए, और थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ बने रहने के लिए। जिस किसी ने भी पूरा वीडियो नहीं देखा है या इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, वो जाके हमारे वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है। प्लेलिस्ट आप जाके चेक करो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस थोड़ा बहुत पसंद आए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, और